हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इतिहास का 67वां एडिशन है और आज हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल के अपने अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। फ्रीडम मूवमेंट आपको बताया था किस तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद छोटे छोटे आंदोलन चले, फिर गांधी जी की एंट्री होती है और फिर गांधी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन नेशनल वाइड मूवमेंट शुरू होते हैं, जिसमें पहला जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन, फिर दूसरा था सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस और तीसरा था भारत छोड़ो। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लोगों की जो भागीदारी है, लोगों का जो पार्टीशन है मूवमेंट में बढ़ता चला जा रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था कि जिसमें एक लोगों का जो पार्टिसिपेशन था वो खुद से रहा, क्योंकि इसमें मूवमेंट शुरू होने से पहले ही ज़्यादातर बड़े लीडर्स अरेस्ट किए जा चुके थे। इसके बावजूद ये आंदोलन सबसे तेज चला। गांधी जी की जो राजनीति थी, आपको बताया था गांधी जी से पहले भी बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे लीडर्स थे और गांधी जी के बाद भी बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे लीडर्स आए, लेकिन पब्लिक को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो गांधी जी नहीं किया। पब्लिक गांधी जी की ही बात पर आंदोलन बहुत ज़्यादा करती थी। तो गांधी जी की राजनीति की ऐसी क्या खास बात थी कि जनता गांधी जी से ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी, बाकी नेताओं से उतना अट्रैक्ट नहीं होती थी। तो गांधी जी की जो राजनीति थी, गांधी जी का जो मूवमेंट करने का तरीका था, वो सीधे सीधे पब्लिक से जुड़ता था। पब्लिक से जुड़ने का मतलब है कि जैसे बाकी नेता आते थे तो अच्छे सूट बूट पहनते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। गांधी जी जनता के बीच जब जाना शुरू किया 1924 के बाद से, उन्होंने अपना धोती धारण करनी शुरू कर दी। जैसे भूखी नंगी जनता वैसे गांधी जी बनना शुरू किए। तो जैसी जनता है वैसा बनना पड़ता है, ये चीज़ें गांधी जी ने दिखाया। पहले गांधी जी भी सूट बूट पहनते थे, अच्छे कपड़े वो भी पहनते थे, लेकिन देखा कि यहाँ पर जनता ऐसे ट्रीट करती जैसे कोई बाहरी आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि जनता के बीच अपनी तरफ आपको घुलने मिलने के लिए जनता की तरह देखना शुरू किया और जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो कानून थे, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, उसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के हथियार के तरीके से किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार के तरीके से किया। जैसे इसके पहले के जो लीडर्स होते थे, गांधी जी के पहले के नेता बहुत सारे थे, जैसे गोखले जी थे, तिलक थे। तो पहले के नेता जो होते थे वो जेल जाने से डरते थे, ब्रिटिश कानूनों से डरते थे। गांधी जी ब्रिटिश कानूनों से बिल्कुल नहीं डरते थे और उन्हें जेल जाने का कभी डर भी नहीं हुआ। जैसे तिलक के ऊपर जब राजद्रोह का मुकदमा लगा, जब उनके ऊपर सेडिशन का केस लगा, तो तिलक ने अपने पक्ष में फेवर किया, अपना बचाव किया, वकील रखे, खुद उन्होंने अपना जो है कि बचाव किया था कि भाई हम राजद्रोह नहीं किए, हमने अपने अखबार में किसी चीज़ की व्याख्या की, उसको सरकार ने गलत तरीके से लिया है। अगर आपको लगता है ऐसी कोई गलती हुई तो नेता हमारे माफ़ी मांगने को भी तैयार हो जाते थे। गांधी जी ने क्या किया कि ये तरीका ही बदल दिया। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, चौरी चौरा के बाद, तो गांधी जी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बचाव करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपका कानून ही गलत है, आपके गलत कानून को लेकर हम कोई बचाव नहीं कर सकते, आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए, हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा कि जब आपका कानून ही गलत है तो गलत कानून के सामने हम क्या आपसे दलील दें, सीधा मना कर देते थे। उन्होंने कहा कि जो कानून गलत है उस गलत कानून को तोड़ दो, नमक कानून गलत लगा, गलत कानून को तोड़ दो। तो इससे जनता के अंदर सीधे सीधे एक फाइटर छवि बनती है, एक लड़ाकू की। पहले नेता कानून से डरते थे, उसी कानून को चैलेंज किया गांधी जी ने कि आपका कानून गलत है, इस गलत कानून को हम नहीं मानते। ऐसा पहले नहीं होता था, कानूनों को लोग गलत नहीं मानते थे, सरकार की नीतियों को गलत मानते थे, कानून की अवहेलना नहीं होती थी। अब सीधे सीधे गांधी जी ने कानून को चैलेंज करना शुरू किया। गांधी जी ने जनता के अंदर से एक जेल का और ब्रिटिश सरकार का खौफ जो था, एक डर जो था, उस डर को ख़त्म किया। डर को ख़त्म करने का मतलब है कि जैसे पहले के नेता आपको बताया जेल जाने से डरते थे, तो गांधी जी ने लोगों को समझाया कि जो राजनीतिक कैदी होते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, वो क्रिमिनल प्रिजनर से अलग होते हैं। आप चोरी पॉकेटमारी करके तो जेल जा नहीं रहे हैं, आप राजनीतिक आंदोलनों के दौरान जेल जा रहे हैं। तो जब जेल में राजनीतिक बंदी होते हैं तो उनके अपने राजनीतिक अधिकार होते हैं, पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर शहरों में धरना प्रदर्शन होता है, कभी राहुल गांधी गिरफ्तारी दे रहे हैं तो कभी कोई नेता अरेस्ट हो रहा है, होता है ना। आप देखिए मजिस्ट्रेट आता है, बसों में भरा जाता है, 100-150 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, फिर अरेस्ट करके सरकार लेके मजिस्ट्रेट लेके जाता है कहीं 3-4 घंटे बाद, फिर कहीं दूसरे शहर के बाहर कहीं ले आके छोड़ दिया जाता है। अब जिनको भी धरने प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया जाता है, उसको मजिस्ट्रेट 2-3 घंटे बाद छोड़ देता है। अब वही अगर गिरफ्तार करके रख ले 1-2 महीना तो दोबारा धरना तो कोई देगा नहीं, लेकिन गिरफ्तार करके रखते क्यों नहीं? अक्सर देखिए ना, नेता गिरफ्तारी देते कि हम गिरफ्तारी दे रहे फलां के विरोध में। तो गिरफ्तार जो राजनीतिक गिरफ्तारियां होती है उसके बाद 2-3 घंटे बाद शाम तक सरकार छोड़ देती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है?
ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होता है। भाई उसको एक जगह रखना पड़ेगा, उसको खाना चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, रात को मच्छर काटेगा तो बोले मच्छरदानी दो, सुबह सुबह चाय चाहिए, अखबार चाहिए, तो 75 तरीके का नाटक बतियाएगा। जो रेगुलर कैदी हैं उनको तो सही से ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा है। अब पता चला 100, 150, 1000 डेली पहुँच जाएंगे तो उनको ट्रीटमेंट कहाँ से मिलेगा। यही चीज़ें गांधी जी ने लोगों को समझाई। वही देश में वैसे ही भूखमरी थी, खाने के लोगों के पास अनाज नहीं होता था, पहनने को कपड़ा नहीं होता था, रहने को घर नहीं होता था। गांधी ने समझाया कि भाई जेल जाओगे तो कम से कम 2 टाइम का पका हुआ खाना सरकार खिलाएगी, बिल्कुल अपने हाथ से पका के खिलाएगी। तो लोगों को लगता था 2 टाइम खाना, बोले 2 टाइम का खाना, नाश्ता, चाय सब मिलेगा तुम लोग को जेल में जाओ। तो लोगों को वैसे दुख दूर हुए, चलो खेती बाड़ी इधर करके चलते हैं, 2-3 महीना जो है कि फसल की बुआई कर देते, कटाई तक जेल में ही रहा जाएगा, 2-3 महीना सरकार का ही अनाज खाया जाए। बारिश के दिन में तुम्हारी छतें टपकती हैं, जेल में जाओगे बिल्कुल पक्की छत मिलेगी, बारिश तुम्हारी अच्छे से बीत जाएगी। ये ठंड के दिन में आज भी आप देखिए, ठंड में गरीबों के पास गर्म कपड़े नहीं होते, बोले जेल जाओगे, जेल में कम से कम कंबल मिलेगा, अंग्रेजी कंबल मिलेगा बढ़िया वाला। लोगों को लगता था जेल में कंबल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कंबल मिलेगा, खाना मिलेगा, पक्की छत मिलेगी। तो लोग सही में जाना शुरू कर दिए, लोगों को लगा तो व्यवस्था सही है। अब पता चला कि जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती है, पता चला लोगों की भीड़ टूट पड़ती थी जेलों की तरफ। लोग जाके कांग्रेस के दफ्तरों में पूछते थे कि भाई आंदोलन कोई होने वाला हो तो पहले से बता दीजिए, हम लोग रेडी रहेंगे, भाई सबका नाम करके रेडी रहेंगे, चला जाएगा जेल, के 2-3 महीने वहीं गुजारा जाएगा। ये हालत हो गई थी। और जैसे ही आंदोलन की घोषणा होती थी, पता चला पब्लिक की भीड़ टूट पड़ती थी। अब जेलों के दरवाजे बंद हो रहे थे, सरकार परेशान हो जाती, सरदर्द हो जाता था जेलर का कि फिर पता चला 2-4 हज़ार नए कैदी आ गए, उनका क्या करेंगे। तो पता चला जेलों के दरवाजे बंद होने लगे थे कैदियों के लिए। लोग भीड़ लगा के आ जाते, नहीं हमको गिरफ्तार कीजिए, यार बहुत दूर से आए, इतनी दूर से आए, गिरफ्तार नहीं करोगे। मजिस्ट्रेट बोलता नहीं अब गिरफ्तारी नहीं होगी। बोले काहे नहीं गिरफ्तारी होगी, बोले आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है। तो पता चला पुलिस वाले को एक थप्पड़ मार दी, लो भाई अब तो कानून तोड़ते, 2 लाठी लगाओ, चलो 2-3 महीना तो बढ़िया से गुजरेगा। तो ये जो लोगों का डर था, लोगों की जो राजनीतिक चेतना थी, राजनीतिक प्रेरणा थी, ये जगाने का काम गांधी जी ने किया। गांधी जी की सबसे अलग से कुछ नहीं किया, पब्लिक को मोटिवेट कर दिया कि कैसे सरकार से लड़ना है। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, सही मामलों में पब्लिक मूवमेंट वही रहा। और उसी भारत छोड़ो आंदोलन ने जो पब्लिक मूवमेंट था, इसने सही मामलों में भारत की जो स्वतंत्रता थी उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ चुका था कि अब जनता जाग गई है। जब जनता जाग गई है तो जनता को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हर घर पर पुलिस, हर घर पर सेना नहीं तैनात की जा सकती। अब जनता नेता के बुलावे पर नहीं खुद पहुंच जाती थी आंदोलन करने के लिए। इसीलिए इस भारत छोड़ो की भूमिका बहुत ज़्यादा रही। और दूसरी भूमिका आपको बताया था विश्व युद्ध की भी रही थी। उधर भारत छोड़ो के बाद जब मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया, उधर यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। ब्रिटेन जीत तो जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते ब्रिटेन की हालत पस्त हो चुकी थी। तो अब ब्रिटेन ने सोचा कि भारत पर हम सीधे सीधे कंट्रोल कर भी नहीं पाएंगे, न उनकी ब्रिटेन की क्षमता थी इतनी, न भारत अब पहले वाला भारत रह गया था। तो इसलिए ब्रिटिश सरकार अपने 250 साल पुरानी नीति पर लौटती है कि भारत पर अब आर्थिक नियंत्रण किया जाएगा, राजनीतिक नियंत्रण ढीला छोड़ा जाएगा और आर्थिक नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि भारत से अच्छे ट्रेड रिलेशन बनाए जा सकते थे। भारत एक बड़ा देश था, बड़ी जनसंख्या वाला देश था, ब्रिटिश सामानों के लिए अच्छा मार्केट हो सकता था। तो वही जो उस समय गवर्नर जनरल था वेवेल, उसको बुलाया गया। वेवेल वापस जाता है और वेवेल को समझा दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार अब आर्थिक नियंत्रण चाहती है और भारत में जाके एक ढील ढाली व्यवस्था तैयार की जाए। वेवेल भारत आके एक योजना देता है जून 1945 में, जिसको वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। और उसी वेवेल योजना पर विचार करने के लिए जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस की डिटेल आपको पिछले वीडियो में बताई थी 66 नंबर में, कि शिमला कॉन्फ्रेंस में सारे नेताओं को जो भारत छोड़ो के दौरान गिरफ्तार हुए थे उनको जेलों से रिहा कर दिया गया था और वो लोग पहुंचे शिमला बातचीत करने के लिए। लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर, कम्युनल इश्यूज़ पर शिमला सम्मेलन रद्द कर दिया गया, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गया। उधर भारत की तरफ से मतलब ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड में चुनाव हुए थे, तो चुनाव के बाद ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। एटली की सरकार भारत के प्रति उदार थी और उसने सीधे घोषणा कर दी कि भारत में आम चुनाव की घोषणा होगी, आम चुनाव कराए जाएंगे और जल्द ही भारत में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्थापित करने की सरकार प्रयास करने वाली। इससे लोगों के अंदर थोड़ी सी उम्मीद बनी। लेकिन उधर फरवरी 1946 में एक छोटा सा विद्रोह हुआ था, जिसको शाही नौसेना का विद्रोह कहते हैं, रॉयल नेवी रिवोल्ट। इस विद्रोह को खुद भारतीय जो नेता थे, जिसमें सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन लोगों ने मिलकर इस रॉयल नेवी रिवोल्ट को समाप्त किया। उधर
इंतज़ार ख़त्म हुआ और ब्रिटिश संसद में 19 फरवरी 1946 को सीधे सीधे सरकार ने घोषणा कर दी वहाँ पर कि भारत में अब अंतिम कार्य योजना तैयार करने के लिए सीनियर कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में एक टीम भेजी जाएगी जिसका नाम होगा कैबिनेट मिशन। तो इस कैबिनेट मिशन की घोषणा कब की गई? 19 फरवरी 1946 और इस कैबिनेट मिशन को फाइनली 24 मार्च 1946 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली पहुंच के भारतीय नेताओं से मुलाकात होनी शुरू होती है, जिसमें बताया था कि 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। जो पैथिक लॉरेंस थे वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उस समय भारत सचिव थे। स्टेफर्ड क्रिप्स पहले भी एक बार भारत आ चुके थे और जो एवी अलेक्जेंडर ये नेवी से थे, एडमिरल थे पहले। तो यही तीनों, और ध्यान रखेंगे जो कैबिनेट मिशन आया था इसका जो अध्यक्ष था वो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंच के इन लोगों ने भारतीय नेताओं से बातचीत करनी शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले इनकी जो मीटिंग हुई जवाहरलाल नेहरू से, फिर ये मिले महात्मा गांधी से, फिर सरदार पटेल से और फाइनली इनकी मुलाकात होती है मोहम्मद अली जिन्ना से। सारे नेताओं से बातचीत करके अंतिम योजना, ये कैबिनेट मिशन की जो योजना आया, जो प्लान आया, वो आया मई 1946। कैबिनेट मिशन प्लान जो था, कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कर दी गई और इस कैबिनेट मिशन प्लान में बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि भारत में जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी संवैधानिक स्थिति बनेगी, उसका निर्धारण खुद भारतीय ही करेंगे। यानी भारत में जो भी व्यवस्था, जो भी सरकार बनेगी वो भारतीयों के ही हिसाब से बनेगी। पाकिस्तान की मांग को फिर से खारिज किया गया। आपको बताया कि जब तक अंग्रेज भारत में थे तब तक वो बंटवारा नहीं चाहते थे, तो पाकिस्तान की मांग को फिर से खारिज किया गया। और इसी कैबिनेट समिति की सिफारिशों पर भारत में बनाई गई एक संविधान सभा, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये थी क्या एग्जैक्टली? इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहली बात तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये जो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो किस कमेटी की सिफारिशों पर बनी थी? कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों पर बनी थी। इस संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी जो संविधान सभा बननी थी, इसमें जो व्यवस्था दी कैबिनेट मिशन ने, इसमें कहा गया कि टोटल 389 सदस्य होंगे। इन्हीं 389 मेंबर से मिलकर बनेगी क्या? संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये जो संविधान सभा होगी, यानी 389 लोग चुने जाएंगे। कौन चुनेगा? भारतीय लोग चुनेंगे। तो ये जो 389 लोग चुने जाएंगे संविधान सभा के, किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, यही लोग हमारे भारत का संविधान बनाएंगे। यानी संविधान सभा किस लिए बनाई गई थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया जब शुरू होगी, यानी जब बनाना शुरू करेंगे, तब तक के लिए, जब तक संविधान हमारा बन नहीं जाता, तब तक के लिए काम चलाऊ सरकार बनाई जाएगी। तो वो जो काम चलाऊ सरकार बनाई जाएगी वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनाई जाएगी। तो एक तरीके से जो संविधान सभा थी उस समय की, आप कह लीजिए सिंपल भाषा में, कि एक संसद, पार्लियामेंट, जैसे संसद आज काम करती है तो संसद क्या करती है? संसद हमारी सरकार बनाती है और पार्लियामेंट ही हमारे लिए क्या बनाती है? नियम कानून। ठीक, तो उसी तरीके से उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जिम्मा दिया गया कि आपको बनाना है हमारे देश का क्या? संविधान बनाना है। और दूसरा जिम्मा दिया गया कि जब तक संविधान बन के लागू नहीं होता तब तक के लिए काम चलाऊ सरकार इसमें से बना जाएगी। तो ये काम चलाऊ सरकार के लिए ये व्यवस्था दी गई किसमें? संविधान सभा में। और ये संविधान सभा का निर्माण किस समिति की सिफारिशों पर हुआ था? कैबिनेट मिशन के सिफारिशों पर हुआ। अब इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। सदस्यों का जो चयन किया गया, तो इसके लिए फॉर्मूला दिया गया कि आज जैसे देखिए लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें बांटी जाती हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटा जाता है। तो उस समय फॉर्मूला दिया गया कि हर 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य, ठीक है,
यानी 1 मेंबर और ईच 10 लाख पॉपुलेशन, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। कुल सीटें थी 389। ठीक, अब इन 389 सीटों का जो बंटवारा किया गया, भाई 389 सीटें एक साथ तो आएंगे नहीं, इस 389 सीट्स में 389 सीटें जो कटी, उसमें से 292 सीट जो थी वो जो उस समय राज्य थे, जैसे ब्रिटिश स्टेट थे 11 राज्य थे, तो ये 11 राज्यों से थे, ब्रिटिश स्टेट्स से, जैसे यूपी बिहार एमपी राज्य थे उनसे थे। 4 सीटें जो थीं वो 4 सीटें दी गई उस समय की, जैसे आज केंद्र शासित राज्य होते हैं जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, तो वैसे चीफ कमिश्नरी थे, तो चीफ कमिश्नरी के लिए सीटें दी गई थी 4। बाकी बचे कितने, 389 में से 296 आप निकाल लीजिए तो बचेंगे टोटल 93 सीटें बची, 93। जो 93 सीट्स थी तो 94 सीटें इसमें से बची थी, ये 93 सीटें दी गई। उस समय जो हमारे राजे महाराजे थे, रजवाड़े थे, तो देसी रियासतें जो थीं उन देसी रियासतों को सीटें दी गई थी कितनी, जैसे हैदराबाद था तो कश्मीर था, तो जयपुर था, जोधपुर था, बीकानेर था, तो ऐसे ऐसे जो राज्य थे रजवाड़े थे उनको भी कितनी सीटें दी गई, 93 सीटें दी गई, जिसको कहा जाता है प्रिंसली स्टेट। देसी रियासत लिख देते हैं, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जो देसी रियासतों की 93 सीट्स थी, 93 सीट्स थी, तो इनका चुनाव नहीं होना था, वो रजवाड़ों को अधिकार दिया गया कि भाई आपको सीटें बांट दी गई हैं, आप जिनको जिनको नॉमिनेट करेंगे उनको ले लिया जाएगा। यानी 93 सीटें जो राजा महाराजा, जैसे राजा ने कहा कि भाई हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो 93 हो गए नॉमिनेट। तो इनका हुआ नॉमिनेशन देसी रजवाड़ों की तरफ से। जो ब्रिटिश राज्य थे और जो चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे, टोटल कितने हो गए, 296। इस 296 सीटों के लिए हुआ इलेक्शन, चुनाव। यानी चुनाव कितने सीटों का हुआ, 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो 389 सीटें थी इसमें रिजर्वेशन भी था, आरक्षण शुरू से रहा है हमारे यहाँ। तो इसमें 389 में जो रिजर्वेशन था, आरक्षण जो रिजर्व सीटें होती, तो इसमें 15 सीटें थी महिला, फीमेल, यानी फीमेल्स के लिए 15 सीटें रिजर्व की गई थी। एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए थी 26 सीटें, और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए थी 33 सीटें। ठीक, यानी कुल रिजर्वेशन कितना है, आगे पीछे हो गया, इसी को हटा देते हैं। फीमेल की हो गई 15, 26 सीटें हो गई एससी की, तो 26 और 15, 36 5 41 और 33, 74 सीटें रिजर्व थी। ठीक, तो फीमेल की 15, एससी की 26 और एसटी की 33 सीटें रिजर्व कर दी गई। 292 सीटें जो रियासत राज्य थे इनके लिए चुनाव होने थे, 4 सीटें जो चीफ कमिश्नरी वाले क्षेत्र थे, 93 जो देसी रियासत के रजवाड़ों के क्षेत्र थे। तो रजवाड़ों ने नॉमिनेट कर दिया 93 को, चुनाव हुए टोटल 296 का। अब ये जो 296 सीटों के चुनाव हुए, इसमें जो रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट भी आया। सबसे बड़ी पार्टी सीधी सी बात थी कांग्रेस थी, 208 सीट। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग थी 73 सीट, तो बचा कितना, 15। तो जो 15 सीटें थीं वो अदर पार्टी से थी, यानी 296 का जिनमें चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को कितनी मिली, 208, मुस्लिम लीग को मिली 73, और 15 सीट थी अन्य को, अदर्स को मिली। तो ये चुनाव के नतीजे आए, समझ गए। नंबर थोड़ा ज़्यादा हो गया इतिहास में, कोई बात नहीं, फिर से समझा देते हैं। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा बनेगी। संविधान सभा में कुल सीटें होंगी 389,
389 में 15 सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, SC के लिए 26, ST के लिए 33। इस 389 सीटों में 292 सीटें होंगी जो रियासत राज्य थे, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल। 4 सीटें जो थी कमिश्नरी वाले क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ वगैरह था, और 93 सीटें रियासतों के लिए। इसी का बंटवारा हुआ। इनका नॉमिनेशन था, इलेक्शन इनका था। तो इसमें 296 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 208 मिलता है कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, अदर्स को मिलते हैं 15। ठीक। और इसी फॉर्मूले पर कहा गया कि अब चुनाव होगा, चुनाव के बाद बनेगी क्या, सरकार बनेगी। अब मेजॉरिटी मिली कांग्रेस को, तो अब बनेगी, बताइए कि इसमें 2 काम दिया गया था। एक बना था संविधान बनाना। तो संविधान बनाने वाला जो मुद्दा है, ये जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको क्लियर होगा कि संविधान कैसे कैसे बना, क्या क्या झगड़े हुए, वहाँ क्लियर होगा। अभी हम लोग बात करेंगे केवल सरकार बनाने की। कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो वहाँ पर इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सरकार बनाने में जो इंटरिम गवर्नमेंट की बात कही गई, जो अंतरिम एक काम चलाओ सरकार बनेगी, तो इस अंतरिम सरकार में टोटल मेंबर होने थे 14 सदस्यों की सरकार बननी थी। अब इस 14 सदस्यों में रिजल्ट के बाद जो सीटें बांटी गई, 6 सीट मिली कांग्रेस को, 5 सीट मिली मुस्लिम लीग को, 1 मिला सिख, 1 हुआ एंग्लो इंडियन, और 1 सीट जो था वो पारसी का था, पर्शियन के था। पारसी कम्युनिटी भी है भारत में, तो इनके लिए 1 सीट दे दी गई। मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। समस्या यही थी। और झगड़ा किसका था, इन्हीं दोनों का मेन झगड़ा बना हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। अंतर बहुत ज़्यादा था। मेजॉरिटी मिली कांग्रेस को, मिनिस्ट्री भी कांग्रेस को ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात, अगर सदस्य संख्या ज़्यादा है तो प्रधानमंत्री भी किसका बनेगा, कांग्रेस का बनेगा। तो जब मेजॉरिटी मिली कांग्रेस को, इसी बात से दिक्कत हुई मुस्लिम लीग को। चुनाव जब कराए गए 296 के, हालांकि एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि जो चुनाव हुआ 296 सीटों के लिए, तो डायरेक्ट इलेक्शन वो बैलेट पेपर वाला नहीं हुआ था। पहले व्यवस्था थी कि चुना जाएगा, पब्लिक जिसको जिसको चुनेगी वही होगा। लेकिन ये कहा गया कि चुनाव अभी कराना बहुत खर्चीला काम होता, बहुत दिक्कत होती, बहुत लंबा समय लगता, उतना समय था नहीं लोगों के पास। तो ये कहा गया कि उस समय जो राज्य थे, बताया था कि जो 11 राज्यों के चुनाव हुए थे 37 में, तो उसमें जो राज्य की विधानसभाएं थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उसी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीटों, वही राज्य के हिसाब सीटें बांटी गई थी। उसी जो जैसे MLA समझ लिए कि इनडायरेक्टली चुन लिए, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबलीज। सीधी बात समझिए कि जो सदस्य हैं वो राज्य विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए, ये जनता द्वारा चुने गए नहीं थे लोग। ऐसा इसलिए भी किया गया कि एक तो खर्चीला काम था, और दूसरा अगर चुनाव होता भी, जैसे मान लें कि 296 का चुनाव करा भी देते पब्लिक से, तो जीत के कौन आता, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, अम्बेडकर, जिन्ना, यही लोग तो जीत के आते। भाई सबको पता था कि जो उस समय फ्रीडम मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जो नेता थे, जो कद्दावर लोग थे, पिछले 20-25 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे, वही लोग जीतते, कोई तो उनको हरा नहीं पाता। तो ब्रिटिश सरकार भी इस पर राजी हुई कि भाई देखिए जो नामी लोग हैं वही लोग जीत के आएंगे, तो फालतू का चुनाव कराने से कोई मतलब नहीं है, आप बस मेंबर्स को जो लेजिस्लेटिव असेंबली उससे इनडायरेक्टली आप नॉमिनेट करा लिए। तो ये लोग मनोनीत हो गए, यहाँ तक भी ठीक ठाक चला। तो जो चुनाव हुए थे, इसका जो इनडायरेक्ट नॉमिनेशन हुआ था वो हुआ था जुलाई में, जुलाई 1946 संविधान सभा के हुए चुनाव, इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक। तो जो संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में, तो इसमें यही नतीजा निकल के आया। तो जब चुनाव हुए, सरकार बनाने की बारी आई, कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बननी थी। मुस्लिम लीग को पता था कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बन गई एक बार तो फिर हमारी नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक होने ही नहीं दिया, सरकार बनाने में आनाकानी शुरू कर दी, दबाव बनाना इनडायरेक्टली शुरू किया कि पहले बंटवारे पर बातचीत हो तब हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस चाहती थी कि जल्द से जल्द सरकार बनाने की घोषणा की जाए ताकि व्यवस्था शासन अपने हाथ में लिया जाए और आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए, देश को मुक्ति मिले अंग्रेजों से। इसी बात पर तनातनी हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक होने ही नहीं दी। सोचिए जुलाई में चुनाव हुआ था संविधान सभा का,
दिसंबर लग गया बैठक होने में, 6 महीने इन लोगों ने टाल दिया था, 6 महीने तक लटका दिया था मुस्लिम लीग ने। हर बात पर अड़ंगा, हर बात पर अड़ंगा, कोई भी बैठक मतलब जो लोग चुने गए थे, चुन लिए गए, बैठक ही नहीं हो पा रही थी। जब ज़्यादा मुस्लिम लीग ने अड़ंगा मारा, क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि पहले बंटवारे पर बात फाइनल हो तब आज़ादी की बात होगी। कांग्रेस कहती थी पहले आज़ादी तब बंटवारा, मुस्लिम लीग पहले बंटवारा तब आज़ादी, यानी आज़ादी दोनों को चाहिए थी, बंटवारा पहले या बाद में, इस पर समस्या थी। कांग्रेस को लगता था कि एक बार अंग्रेज चले जाएं तो फिर उनको फिर देखा जाएगा। मुस्लिम लीग को भी पता था कि अंग्रेज चले गए तो हमारी नहीं चलेगी, अड़े हुए थे। जब काफ़ी दिनों तक खींचातानी हुई, नेहरू जी ने देखा कि भाई परेशानी ज़्यादा बढ़े, तब जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दी, ठीक है अब आपको ऐसे लगता है तो फिर हम सरकार नहीं बनाएंगे, आपको सरकार बना सकते हैं तो बना लिए। जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बनाने से मना कर दिया। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बनाने से मना किया तो जिन्ना को लगा कि मौका आ गया है, वो गवर्नर जनरल के पास गया और बोला कि ठीक है नेहरू नहीं बना रहे, हमें आप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाइए, हम सरकार बनाएंगे। तो गवर्नर जनरल ने मना कर दिया। गवर्नर जनरल ने साफ कहा कि भाई आप कुछ भी हो, आप माइनॉरिटी हैं, वो मेजॉरिटी है। वेवेल बिल्कुल इस बात पर क्लियर था, उसने साफ साफ स्टेटमेंट दिया कि किसी भी हाल में माइनॉरिटी को मेजॉरिटी पर प्रेफरेंस नहीं देंगे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक पर वरीयता नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ हो जाए, साफ मना हुआ। जिन्ना वापस हुए, कुछ समय तक मामला अटका रहा। फिर जिन्ना ने दोबारा प्रयास किया कि भाई 2 पार्टियां हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी सरकार नहीं बना रही है तो हमको मौका दीजिए। दोबारा फिर जब जिन्ना ने प्रयास किया, गवर्नर जनरल ने फिर भगा दिया कि भाई जब सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़े हैं तो जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो दोबारा बेइज्जती हो गई उसकी। तो उसने कहा जब तक दोनों नहीं बनेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। गवर्नर ने कहा कि बिल्कुल नहीं बनाएंगे। उसने कहा पक्का नहीं बनाएंगे, एकदम नहीं बनाएंगे। बोले ठीक, अब कांग्रेस की सरकार बने चाहे न बने, अब हम नहीं बनाने देंगे, अब देखते हैं कौन बना लेता है सरकार। वो अलग खंभा गाड़ दे कि अब हम नहीं बनने देंगे। अब जिन्ना अलग फैल गया कि हम नहीं बनने देंगे, नेहरू अलग फैले हुए कि हम नहीं बनाएंगे, बीच में वेवेल बैठा हुआ है कि हम क्या करें। अब उसके ऊपर भी प्रेशर था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जल्दी जल्दी व्यवस्था करो, तुम इंडिया में क्या करो, जल्दी जल्दी व्यवस्था बना के हटो यहाँ से, अपना फिर काम नाम देखा जाए। पता चला व्यवस्था बनाने को, सरकार बनाने के लिए तैयार बैठा है, चुनाव करा चुके हैं, वो कह रहा है हम नहीं बनाएंगे, वो कह रहा है हम नहीं बनाएंगे। दोनों तरफ से मामला खींचातानी शुरू हो गई। जब खींचातानी बढ़ी तब फिर वेवेल ने फिर फेवर किया। वेवेल ने फिर अलग से बुलाया जवाहरलाल नेहरू को टी पार्टी पर। उस समय चाय पार्टी होती थी, बड़े बड़े लोग चाय पीते थे, गवर्नर जनरल, वायसराय। वो आज की तरह के नहीं कि सुबह सुबह कोई भी मुँह उठा के चल दिए चाय पीने के लिए, पहले वायसराय चाय पीते थे। टी पार्टी पर बुलाया गया। और नेहरू को आपको बता दें, इन चीज़ों का, कुछ चीज़ों का बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि जो वेवेल था या स्टेफर्ड क्रिप्स वगैरह थे, ये सब जवाहरलाल नेहरू के कॉलेज के ज़माने के साथी थे, लंदन में एक ही साथ पढ़े थे। तो इस बात का फ़ायदा नेहरू को बड़ा ज़बरदस्त मिला। और वेवेल ने नेहरू को अलग से फिर किनारे बुलाया, टी पार्टी में बुला के समझाया। अब वेवेल ने बिल्कुल साफ कर दिया नेहरू को, भैया ये जो कैबिनेट मिशन प्लान देख रहे हो, ये ब्रिटिश सरकार की अंतिम योजना है। अगर इस प्लान पर सफलता नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास प्लान बी है। जैसे होता है ना प्लान ए प्लान बी, जैसे अगर काबिल पिक्चर आप देखें कि प्लान बी है कि नहीं, वही यहाँ पर था कि अगर ये कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर हमारे पास प्लान बी है, और प्लान बी बड़ा खतरनाक है, लागू कर दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बोले प्लान बी क्या है, तो बताया उसने कि भाई प्लान बी हालांकि लागू नहीं हुआ था, वो एक ब्रेक डाउन प्लान था। सीधे उसने कहा कि अगर कैबिनेट मिशन में कोई सफलता नहीं मिलती तो सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कहा है ब्रेक डाउन करो। ब्रेक डाउन प्लान में क्या था कि एक दिन ब्रिटिश सरकार बिना कोई भारत में व्यवस्था बनाए अचानक से हटेगी, यानी अब तक तो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक से एक दिन अंग्रेज भारत से बिना कोई सिस्टम बनाए हट जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब तक अंग्रेज थे, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, कानून व्यवस्था, सब कुछ सरकार के हाथ में था, सब कुछ इनके कंट्रोल में था। मजिस्ट्रेट है, पुलिस है, सेना है, आर्मी है, जुडिशरी है। जिसको झगड़ा होता था वो सरकार के पास आता था, और अगर वही बीच से हट गया, यानी कोई व्यवस्था ना हो, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। भाई कोई तो एक दूसरे की सुनते नहीं थे, सब तो आपस में लड़े हुए थे। तो वही होता कि जिसके पास जितनी ताकत होती, जो जितना क्षेत्र चाहता उतना कब्जा करता, सब अपना अपना कब्जियाना शुरू करते।
तो फिर कम से कम एक नहीं 50 हिंदुस्तान और 50 पाकिस्तान बनते हैं। उसने कह दिया था कि साफ साफ कि बिल्कुल जैसे मुग़लों के बाद भारत की व्यवस्था थी कि छोटे छोटे रियासतें, छोटे छोटे रजवाड़े, वही हालत भारत की होने वाली है। और जहाँ हम हटे बीच से तो एक गृह युद्ध छिड़ेगा, सिविल वार। अभी सब कुछ हमारे कंट्रोल में, हमने कंट्रोल ख़त्म किया, सब कुछ टूटेगा, गृह युद्ध छिड़ेगा, सिविल वार होगा। जिसको जितनी क्षमता होगी उतना इकट्ठा करेगा, फिर लेते रहना अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और जब भारत कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो फिर एक साल हम लोग आएंगे, हेक्टर नामक जहाज़ पर कैप्टन विलियम हॉकिंस पहुंचेगा, फिर से कब्जे आना शुरू करेंगे। तो अगर उस गृह युद्ध के लिए तैयार हो तो बताओ, फिर करें ब्रेक डाउन चालू किया जाए अपना। फिर तो नेहरू जी फिर झटके में आए कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं होना तो फिर सरकार बनाओ, फिर पहला काम। तो उन्होंने कहा कि जिन्ना फैला हुआ है कि वो नहीं बनाने देगा। बोले उसकी छोड़ो, तुम बनाओ, हम उसको देख लेंगे। नेहरू जी की समझ में आ गई बात। 12 अगस्त जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा कर दी गई, बिना जिन्ना के। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनाने की घोषणा की गई। इस बात से फायर हुआ जिन्ना, चिढ़ा तो था पहले से। उसका कहना था कि जब उसके बिना हमारी सरकार नहीं बनी तो हमारे बिना इनकी सरकार कैसे बन गई। यही तो होना था। साफ साफ कहा था कि भाई जब तक दोनों नहीं मिलेंगे, तो गवर्नर जनरल ने कहा था कि जब तक दोनों नहीं रहेंगे सरकार नहीं बनेगी। तो जब उसके बिना हमारी सरकार नहीं बनी तो हमारे बिना उसकी सरकार नहीं कैसे बन गई। यहीं पर जिन्ना समझ गया कि अब राजनीति से हमारा काम नहीं चलेगा। और यहीं जिन्ना अपने पॉलिटिक्स में पलटी मारते हैं। पलटी मारने का मतलब है कि जैसे जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स थी, आपको बताया था मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को हुई थी। तो मुस्लिम लीग को अंग्रेज़ों ने इसलिए स्थापित करवाया था ताकि कांग्रेस को काउंटर किया जा सके। ठीक, कांग्रेस वाले थे बहुत ढीठ थे, शुरुआती नेता बहुत ढीठ थे कांग्रेस के। अब तो कांग्रेस कुछ भी नहीं है, पहले बहुत ढीठ थे ये सब क्या करते थे कि मुस्लिम लीग जैसे कोई मुद्दा उठाती थी कि हमारी ये मांग है, ये मांग है, ये मांग, तो पहले वो सब भाव ही नहीं देते थे। पहले मुद्दा बढ़ाने दो, बढ़ते बढ़ते जब मुद्दा एकदम हाइप हो जाता था तो इलेक्शन के एंड पहले कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता कर लेती थी और मुस्लिम लीग की सारी बातें मान ली जाती थी, सारी बातें मान ली जाती थी। अब एक पार्टी कोई मुद्दा उठा रही है और दूसरी पार्टी सारी मांगें मान ले रही है, तो पब्लिक किसको सपोर्ट करेगी? जिसने मुद्दा उठाया या जिसने बातें माने। यही होता था। कई बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया था और हर बार झटका मिलता था मुस्लिम लीग को। आपको बताया कि 1937 में जो आम चुनाव हुए थे तो उसमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस के मुसलमान प्रत्याशी जीते थे। मुस्लिम लीग बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुई थी। आपको बताया था कि 11 में 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी थी, मुस्लिम लीग को केवल एक जगह मेजॉरिटी मिली थी। 37 के चुनाव में मोहम्मद अली जिन्ना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था तो उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि इतने साल मेहनत हम कर रहे हैं, एंड टाइम पर कांग्रेस वाले पता नहीं क्या पलटी मारे आते हैं, पता चला कि हम चिल्लाते रह जाते हैं, उन सबों की काम हो जाता है। और यहाँ भी वही हो रहा था। यहाँ भी ये कह रहा था कि हम सरकार बनाएंगे और मुस्लिम भी कह रहे थे कि नहीं, नेहरू कह रहे थे कि नहीं बनाएंगे, मुस्लिम भी कह रहे थे बनाएंगे। ऐसा पलटी मारे कि नेहरू जी की सरकार बन गई, मुस्लिम लीग बाहर हो गई। सोचिए 37 के चुनाव में मुस्लिम लीग इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी कि जिन्ना 2 साल राजनीति से संन्यास लेकर लंदन चला गया था, खाली दिमाग ठंडा करने के लिए, शांत करो कि हो क्या रहा है इंडिया में राजनीति। यहीं पर जिन्ना समझ गया कि अब राजनीति से बात नहीं बनेगी और उसने रास्ता बदला। और यही डिफरेंस आता है मोहम्मद अली जिन्ना और अंबेडकर जी की राजनीति में। अंबेडकर जी का भी यही हाल था, लेकिन अंबेडकर जी की समस्या थी हर जगह उंगली करने की, हर जगह उल्टा चलते रहते थे। जैसे आपको बताया कि साइमन कमीशन का सबने विरोध किया, स्वागत किसने किया? अंबेडकर जी ने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने पार्टिसिपेट किया? अंबेडकर जी ने। इवन 1939 में जब कांग्रेस ने रिजाइन किया तो उन्होंने बाकायदा धन्यवाद दिवस मनाया, थैंक्सगिविंग डे मनाया। और सबसे गड़बड़ काम उनका कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन का कई जगहों पर मुसलमानों ने भी सपोर्ट किया, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में खड़े थे अम्बेडकर जी। तो हर जगह उंगली करने की उनकी आदत थी। जब संविधान सभा बनी तो इसमें भी पहुँचे, लेकिन कांग्रेसी थे होशियार। उन सबों ने क्या किया कि अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, सीधे साधे, उनको फंसा लिया। जब उन्होंने कहा कि पहले हमारा, तो कांग्रेसियों ने कहा कि पहले आपका नहीं, सब आपका है, पूरा संविधान ही आप ही को दिया गया। कहा जाता ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको दिया गया सब कुछ, मिला कुछ नहीं था बेचारे को।
उनको केवल चढ़ा के उन सबों ने रखा था ड्राफ्टिंग कमेटी में, प्रारूप समिति। ड्राफ्ट का मतलब होता है खाका तैयार करना, एक लेआउट, मोटा मोटी आप एक लेआउट तैयार कर दीजिए। बाहर ही रखा उनको, अंदर सारी गुणागणित कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से की थी, सब कुछ अपने हिसाब से। अम्बेडकर जी के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। इस बात की जानकारी अम्बेडकर जी को 1956 में चली कि हमारे साथ धोखा हुआ, ये तो कुछ हमारे हिसाब से किए ही नहीं सब। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, अंग्रेज देश छोड़ के जा चुके थे और अम्बेडकर जी बेचारे इतने दुखी हुए, इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि फाइनली उन्होंने, अब क्या करते, देश छोड़ के जा नहीं सकते थे, हिंदू धर्म त्याग दिया और फाइनली उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और कांग्रेसी एक ढीठ कि बाबा आज़ादी से पहले बहुत उंगली क्यों। आज़ादी के बाद अम्बेडकर जी की जितनी मूर्तियाँ बनवाई सब में उंगली जरूर लगा दी कि अब कर लो बेटा ज़िंदगी भर की उंगली। तो आप अम्बेडकर जी की जितनी मूर्ति देखेंगे तो हर मूर्ति में एक तो उंगली जरूर करते हुए दिखाई देंगे वो, और जहाँ उनकी मूर्ति से उंगली टूटी समझिए बवाल पक्का। अम्बेडकर जी तो सीधे साधे थे बेचारे, उनको तो फंसा लिया, जिन्ना था टेढ़ा। यहाँ पर जब 12 अगस्त को नेहरू ने सरकार बनाने की हामी भर दी, अब जिन्ना समझ गया कि अब राजनीति से हमारा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इसको भी, जिन्ना को भी फंसाया था इनसे। वो 40 से ये सब पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे थे, खींचते खांचते 46 तक तो ले ही आए थे। यानी 40 से रोते रोते खिंचाते खिंचाते इन सबको 46 तक पहुंचा दिए थे कांग्रेसी। पाकिस्तान इन सबों का नहीं मिल रहा था, अब ज़्यादा दिन की बात नहीं थी। और यहाँ भी सरकार बनाने में था कि पहले नेहरू कह रहे थे नहीं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, जिन्ना कह रहे थे बनाएंगे बनाएंगे। जब जिन्ना अड़ गया कि हम नहीं बनाएंगे, नेहरू पलट के बना लिए, समझ गया कि हमको जानबूझ के बाहर किए हैं ये सब। और अगर इस समय हम अगर कदम नहीं उठाए तो राजनीति से तो कांग्रेस को पार पाना संभव नहीं होगा। तो यही जिन्ना ने अपना रास्ता पलट दिया और राजनीति के बजाय सीधा सीधा उसने क्या किया, 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को सीधे सीधे उसने कहा डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सीधा प्रत्यक्ष कार्रवाई करो। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब सीधे लीगी नेता मैदान में उतरे, मुसलमानों को भड़काना शुरू किया कि तलवार के बल पर जीता है, तलवार के बल पर जीतेंगे, मारो काटो बांटो और भागो। और सीधे जिहादी नारे देने शुरू कर दिए और सीधे बलवाई इन्होंने दंगा मचाना शुरू कर दिया कि जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक बल पर तो कांग्रेस को हम नहीं पार पा सकते। तो सीधा ज़मीन पर उतर के खून खराबा और भीषण दंगे करने शुरू कर दिए। इसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। पूरा बंगाल से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, बंगाल, यूपी, पंजाब, जहाँ जहाँ हिंदू मुसलमान जनसंख्या थी तहाँ तहाँ बेतहाशा दंगे, इन सबों ने खूनी दंगे फैलाए, सड़कों पर उतर उतर के मारकाट मचाना शुरू किया। तो जब मुसलमानों ने मारकाट मचाना शुरू किया तो फिर हिंदू रिएक्शन हुआ, दोनों तरफ से भयानक खून खराबा हुआ और आम जनता का खून सड़कों पर बहना शुरू हो गया। इस डायरेक्ट एक्शन डे ने जितने खतरनाक खूंखार ढंग से जो दंगे फैलाए पूरे देश में, इसके बाद से फिर कांग्रेस का भी जो लीडरशिप थी, कांग्रेस की लीडरशिप, उसको भी लग गया कि अब साथ रहना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि जब तक बातचीत चल रही, जब तक राजनीति चल रही, तब तक तो ठीक ठाक है, लेकिन अब आम जनता का खून बह रहा है सड़कों पर, अब खून बह रहा है, तब फिर राजनीति करना इस पर ठीक नहीं होगा। और इसी डायरेक्ट एक्शन डे ने समझ लिया कि पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया, पूरा सीन ही बदल दिया। अब तक जो राजनीतिक खींचातानी चल रही थी, कांग्रेस भी सरेंडर करती है कि जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मुस्लिम लीग की बात मानी जाए ताकि खून खराबे को रोका जा सके। और मुस्लिम लीग की एक ही डिमांड, बंटवारा। इसी डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कांग्रेसी नेताओं ने फिर बंटवारे की घोषणा कर दी। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। जब बंटवारे की बात हुई तब जाके 2 सितंबर 1946 को सरकार का गठन होता है, सरकार का निर्माण होता है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, शांति की अपील करते हैं, लेकिन शांति इतनी जल्दी होती नहीं है। उधर ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से इस व्यवस्था को देखते हुए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्लेमेंट एटली ने अपना डिक्लेरेशन जारी किया कि हर हाल में भारत को जून 1948 तक छोड़ दिया जाएगा, यानी भारत स्वतंत्र होगा। कब तक? जून 1948। जून 30 का होता है, कहीं कहीं 30 जून 1948, यानी भारत की आज़ादी की अंतिम तिथि, बोलते हैं ना फाइनल डेट,
फॉर्म भरने का फाइनल डेट आता है तो भारत की आज़ादी की अंतिम तिथि रखी गई थी 30 जून 1948। अब जब ये डिक्लेयर हुआ तो इस बात से नाराज़ हुआ वेवेल। भाई उसको लगता था कि भारत में इतना माथापच्ची इतने साल से 3 साल से वो कर रहा था, ऐसी की तैसी अपनी करा रहा था। अभी यहाँ पर व्यवस्था संभली नहीं तब तक सरकार ने घोषणा कर दी कि हम छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? वेवेल को ये तरीका पसंद नहीं आया। उसने कहा कि भाई हमसे शायद ना हो पावे इतनी जल्दी, आप किसी और को काबिल समझते हैं तो उसको भेजिए। तो वेवेल हटता है और मार्च 1947 में पहुंचता है माउंट बेटन भारत का गवर्नर जनरल बन के। अब माउंट बेटन क्या था, क्यों था, कैसे था, उसको क्या टारगेट दिया गया था और किस तरीके से उसने अपना जलवा दिखाया, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। पहुंच गए हैं हम लोग 47 तक। अगली क्लास में देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, आज़ादी मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू।